नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अगले प्रश्न करेंगे। अभी पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं ये उनमें हम कुछ प्रश्न कर चुके हैं 25 और अगले जो प्रश्न हैं, अगला जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं उसमें ये हमने देखो 25-50 नंबर के सेट बनाए हैं। भी आप लोगों के लिए पिछली परीक्षाओं से उठाए गए हैं प्रश्न, वो कहीं भी पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित है, हिंदी व्याकरण से संबंधित है। और अब देखो एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि हिंदी व्याकरण के भी हम इसी तरह प्रैक्टिस सेट करवाना चाहते हैं। यदि आप इच्छुक हो तो जरूर बताना हमें कमेंट्स में। इसी तरह से हम करवाएंगे वहां भी आपको, ताकि आप कई बार जो रिपीट होते रहते हैं वे प्रश्न, और नेट जेआरएफ या किसी भी परीक्षा में देखना आप कम से कम आपको 15-20 से भी ज्यादा प्रश्न तो आपको मिलेंगे एज इट इज पिछली परीक्षाओं से उठाए हुए। वहां विकल्प भी चेंज नहीं किए जाते, तो यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा होता है आपको। और ये भी पता चलता है कि हमने तैयारी कितनी की, क्योंकि टॉपिक तो आपके चले हुए हैं। जो आप हमसे जुड़े हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप अपने टॉपिक तो कर रहे हो भाई। और अब देखो हम डीएसएसबी और जो ये पीजीटी की जो टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं आएंगी, अब हर स्टेट्स में आएंगी। 2022 में बहुत सी परीक्षाएं होंगी भी, केवीएस की भी, एनवीएस की भी और डीएसएसबी की भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी, राजस्थान में भी टीजीटी पीजीटी की। तो उन सब के को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि कुछ वीकली प्लान करें भी आप लोगों के लिए, कि एक सप्ताह में हम जैसे आदिकाल आपने कंप्लीट किया उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए, तो आपको ये पता चले। पहले तो आपको करवाया जाए वो, फिर आप उसको याद करो, फिर हम आपका टेस्ट लें। तो ये हम लाइव आपका टेस्ट लेना चाहते हैं। तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो आप विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शीघ्र ही हम ये शुरू करने वाले हैं भाई। इससे जो आपकी तैयारी है ना उसको धार मिलेगी, तेज हो जाएगी वो तैयारी। और आपका ये जो बोरियत आ जाती है ना, पठार आ जाता है, अधिगम का एक पठार होता है, उसमें उस पठार को दूर करने के लिए जो नई नई जो एक शिक्षण पद्धतियां है ना, वो इस प्रयोग करनी चाहिए एक अध्यापक को। तो उस दृष्टिकोण से हम आपके अध्ययन को रुचिकर करने के लिए ये सब कुछ लेकर आते रहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं, अपने इस पे चलते हैं। जो हमारे प्रश्न चले हुए हैं 25 नंबर का जो प्रश्न आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न है भाई देखो 25 नंबर का, कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई, पुरुषों ने भी बहुत सी स्त्री संबंधी लेख लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, उपन्यास कहानी लिखे हैं और अच्छे लिखे हैं वो। तो ये नहीं है कि सिर्फ स्त्रियां ही लिख सकती हैं, क्योंकि देखो इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी देखा था दलित चेतना से संबंधित। तो ये जो गलत है बिल्कुल ये स्थापना आपकी। और इसका तर्क जो है वो है स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग है। ये बिल्कुल ठीक बात है भाई। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेख अलग बात है और स्त्री विमर्श अलग बात है। तो जो स्थापना है वो तो गलत है, यहाँ स्थापना ए गलत और तर्क आर सही, ये होगा भाई इसका उत्तर। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ये हमने कर लिया था पिछली बार भी, आज हम करेंगे 26 नंबर से शुरू होना था। ये प्रश्न आज आ गया, कोई बात नहीं। आप देखो अगला जो 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो देखो कालक्रम वाले कुछ सिलेक्टेड कवि या कुछ उपन्यास ही होते हैं, उपन्यास, निबंध, कहानी यहां से ज्यादा बनाए जाते हैं ये, और ये पत्रिकाएं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो कालक्रम के बनाए जाते हैं ना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बार बार वही पूछे जाते हैं। इसलिए हम हर रोज जो परीक्षा की दृष्टि से ही आपके लिए ये सब लेके आते हैं। जैसा पेपर आपके सामने आएगा ना, हूबहू उसी तरह का एक पेपर आप मान के चलो आपके सामने रखा जा रहा है। और ये पिछली परीक्षाओं से ही उठाए हमने प्रश्न, क्योंकि नए प्रश्न हम करवाएंगे जब वीकली प्लान आपके लिए लेकर आएंगे वहां। तो ये जो प्रश्न है इसमें देखिए ब्राह्मण है, बंगदूत, हिंदी प्रदीप और हंस, ये पत्रिकाएं दी है भाई। और ये इनका कालक्रम की दृष्टि से आपको ये लगाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप लगाइए सी विकल्प पे चलिए, बंगदूत है।
बंगदूत है भाई 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने निकाली थी ये पत्रिका। अगली फिर हिंदी प्रदीप देखिए बालकृष्ण भट्ट की है 1877 ईस्वी में। ये भी बहुत बार पूछी जाती है, इनका अलग से देखो। अभी जो एचपीएससी में हरियाणा में जो कॉलेज सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था प्रजा हितैषी पत्रिका कब प्रकाशित हुई, यानी कि प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाली थी, उसका वर्ष पूछा गया आपसे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी प्रदीप जो 1877 ईस्वी में निकाली बालकृष्ण भट्ट ने, और ब्राह्मण पत्रिका निकाली भी 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने, और फिर हंस पत्रिका तो ये पहले भी आ चुकी है 1930 में प्रेमचंद ने। तो इस तरह से जो इसका कालक्रम की दृष्टि से जो बनेगा वो विकल्प सी जो है बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस, ये बिल्कुल सही है 26 नंबर के प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 27 नंबर के प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम की दृष्टि से अनुक्रम क्या है। कालक्रमानुसार लगाना है इनको भी। तो देखो, सूरज का 7वां घोड़ा है ये धर्मवीर भारती का, शेखर एक जीवनी आगे का, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का है 1929 में, और परीक्षा गुरु। देखो अब उपन्यास लिख दिया तो आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। ये भी अपने आप में प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है भाई, परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का 1882 ईस्वी में आया था ये। और कंकाल इसके बाद फिर देखिए कंकाल 1929 में आया भाई, कंकाल जयशंकर प्रसाद का है। और शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी में आया भाई, किसका है ये, आगे का है। और सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में आया, ये धर्मवीर भारती का है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो देखो डी विकल्प जो है आपका परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी और सूरज का 7वां घोड़ा, तो इसमें जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इसमें देखिए भाई जो इतिहास लेखक हैं वो दिए गए हैं और उनको कालक्रम से लगाना है। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मिश्र बंधु, गारसादी तासी और शिव सिंह सेंगर। तो देखो आप सबको पता है भाई, सबसे पहले तो गारसादी तासी आएंगे। इन्होंने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम किसने लिखा, तो फिर किसने लिखा ये लिखा भी गारसादी तासी ने। तो पहले नंबर पे तो ये गारसादी तासी। फिर शिव सिंह सेंगर आएंगे भी, शिव सिंह सरोज रचना लिखी है इन्होंने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने। तो देखो गारसादी तासी, फिर शिव सिंह सेंगर, डी विकल्प देखिए आप। और फिर मिश्र बंधु हैं और फिर रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा भाई 28 नंबर का। और देखो यहां से अभी हमने एक प्रश्न देखा है भाई, मिश्र बंधु 3 भाई थे और 4 नाम आपके सामने दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन से मिश्र बंधु नहीं है। बंधु माने भाई, मिश्र बंधु यानी कि 3 भाई थे जिन्होंने मिलकर ये रचना लिखी थी, मिश्र बंधु विनोद। तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं भाई, और उसमें फिर एक विकल्प गलत डाल दिया जाता है। तो देखो इसमें गणेश बिहारी मिश्र भी थे, जो इनके मिश्र बंधुओं के नाम बताती हूँ मैं, आपको याद रख लेना, लिख लेना कहीं कि गणेश। और वैसे देखो मैंने जो विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी जो नए बैच की हमने डेमो क्लास डाली हुई है भाई, और या आप हमारा विबोध एकेडमी जो ऐप डाउनलोड करोगे वहां भी आपको डेमो क्लास मिलेंगी ना, वहां ये क्लास मिलेगी, उसमें ये सब करवाया गया है। वहां पर मिश्र बंधु 3 भाई था, गणेश बिहारी मिश्र थे, श्याम बिहारी मिश्र थे और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे, कृष्ण दे दिया जाता है कई बार और वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो या तो आप इस तरह से भी याद रख लो कि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, या फिर आप इस तरह से याद रखो कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ये 3 भाई थे। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने 29 नंबर का प्रश्न, उसमें भी कालक्रम वाला ही प्रश्न है। नाटक दिए गए हैं और उसमें उनको कालक्रम से लगाना है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तरे की जमीन। देखो ये सभी
किसकी है भाई? मोहन राकेश के नाटकों का क्रम लगवा लिया गया है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, इनके आपको प्रकाशन वर्ष भी याद रखने चाहिए। मोहन राकेश के नाटक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें जो ए विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही है भाई। जो आषाढ़ का दिन है ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाई, मोहन राकेश का है। फिर लहरों के राजहंस 1963 में आया, और फिर आधे अधूरे 1969 में, और बाद में ये आया आखिर में ये पैर तले की जमीन। तो इस तरह से जो ए विकल्प है ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 29 का ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने ये है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? आप देखो, पूस की रात है ये प्रेमचंद जी की, फिर पत्नी है जैनेन्द्र की, बुद्धू का कांटा और परिंदे। तो देखो ये जो बुद्धू का कांटा है ये तो भाई देखो आप सबको पता है, गुलेरी जी ने 3 कहानी लिखी थी, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो ये जो बुद्धू का कांटा है ये 1915 में लिखी गई थी, ये उसने कहा था भी, और बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन 12 में थी। तो सबसे पहले जो आएगा ये बुद्धू का कांटा, और फिर पूस की रात आएगी, प्रेमचंद जी ने लिखा है, 1930 में लिखी गई थी ये। और जो परिंदे है ये 1960 में निर्मल वर्मा की है भाई। और फिर अगली जो है ये पत्नी जो है ये जैनेन्द्र की। तो इसको हम लगाएंगे, नहीं पत्नी, ये जो बी विकल्प है ना आपका, बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे, ये बिल्कुल सही है। बी विकल्प बिल्कुल सही है इसमें। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आप कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्म कथाओं का सही अनुक्रम बताना है। विभिन्न विद्वानों की आत्म कथा को आपके सामने रखा गया है और आपको बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सी पहले लिखी गई थी। तो देखो इसमें है भाई अपनी खबर है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की 1960 में है। फिर ये आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं और अर्ध कथा। तो इसमें देखिए आप जो अपनी खबर सबसे पहले लगाइए, आप डी विकल्प पे चलिए। देखिए अपनी खबर 1960 में पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये 1969 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन की है भाई। देखो हरिवंश राय जी बच्चन ने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक। और ये कई बार क्रम में भी लगवाया जाता है और सभी का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तो ये अच्छे से याद कर लेना। आत्मकथा जो हमने करवाई थी वो आपको याद होंगी भाई, ये सब कुछ करवाया था वहां जहां से जो प्रश्न बनते हैं वो। तो देखिए अपनी खबर है, इसमें जो डी विकल्प है आपके सामने बिल्कुल सही होगा। इसमें देखो डी विकल्प में क्या है, अपनी खबर है, क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर अर्ध कथा और आज के अतीत। देखो एक है हिंदी की पहली आत्मकथा, अर्ध कथानक है भाई वो, ये है अर्ध कथा। अर्ध कथा लिखी है किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। और अर्ध कथानक किसकी है, बनारसी दास जैन की है, वो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। ये बात भी याद रखनी है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 32 नंबर का प्रश्न, उसमें देखिए आप, ये भी कालक्रम का ही प्रश्न है। इसमें देखो ये महाकाव्य दे दिए गए, साकेत, कामायनी, लोकायतन और प्रिय प्रवास। तो देखिए इसमें हम देखें तो प्रिय प्रवास सबसे पहले आएगा भाई 1914 ईस्वी में हरियोत जी का है। ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है ये प्रिय प्रवास। और देखो इसका एक बार प्रिय प्रवास का किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है भाई, पहले क्या नाम था। तो इसका पहले नाम था प्रजांगला विलाप, बाद में फिर ये प्रिय प्रवास किया गया था। तो ये जो सी विकल्प इसमें बी विकल्प देखिए भी आप, जैसे प्रिय प्रवास 1914 में हरियोध का, फिर साकेत है भाई मैथिली क्षणगुप्त का 1931 में, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है भाई 1936 में, और लोकायतन है भाई सुमित्रा नंदन पंत का है 1964 में। तो बी विकल्प बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, क्षणवाद और शोषण का विरोध। तो अब देखो आपको ये ध्यान करना है कि अलंकारिकता
कौन से काल की पहचान है, इतिवृत्तात्मकता कौन से काल की पहचान है। तो ये प्रश्न हल करने के लिए आपको जैसे आदि काल से लेकर नई कविता या समकालीन कविता तक सभी की विशेषताएं याद होनी जरूरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये पढ़ने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि पहले उस कालखंड की पूरी विशेषताएं देखो आप, कि उस दौरान क्या क्या खास बात थी, भाषा कौन सी थी, कौन सी विशेषताएं थी, किस समय में वो रचनाएं की जा रही थी, वहां पर उस समय का राजनीतिक वातावरण कैसा था, धार्मिक वातावरण कैसा था, मनुष्यों की विचारधाराएं कैसी थी। तो ये सब जानकारी आपको होगी तो ये आप प्रश्न हल कर सकते हो भाई। अब देखो अलंकारिकता, अलंकारों का प्रयोग कहाँ ज्यादा किया गया है, अलंकारिकता किसकी पहचान है, कौन से कालखंड की है। आप देखिए अलंकारिकता रीति काल में आपने देखा होगा केशवदास, हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं केशवदास। और केशवदास ने देखो अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए अलंकारों को जबरदस्ती ठूस दिया है, जबरदस्ती मतलब कठोर भाषा, इसीलिए तो उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे केशव जी, लेकिन उन्होंने अलंकारों के प्रति उनका जो दुराग्रह था उसके कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। यानी कि अलंकारिकता किसकी पहचान है, कौन से युग की, रीतिकाल की। तो रीतिकाल और फिर आगे देखेंगे भी इतिवृत्तात्मकता। अब इतिवृत्तात्मकता आप सबको पता है, इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है लंबे लंबे हूबहू व्याख्यान लिखना। तो वो कौन से युग की पहचान है, तो वो विशेषता है द्विवेदी युग की। तो अब देखो रीतिकाल पहले आएगा, द्विवेदी युग तो बहुत बाद में है। उसके बाद फिर देखेंगे हम आगे क्या था, ये आगे था भाई फिर क्षणवाद। तो क्षणवाद आप सबको पता ही, तो नई कविता में आया है क्षणवाद। तो और अगला क्या था, शोषण का विरोध। शोषण का विरोध देखो मार्क्सवाद से प्रभावित होकर प्रगतिवादी कवियों ने शोषण का विरोध किया है। कुकरमुता, इस तरह की, निराला जैसी आप देखते हो ना, वहां आप क्या देखोगे, ये प्रगतिवादी रचनाएं शुरू हो गई थी छायावाद से ही। तो देखो ये जो शोषण का विरोध है ये प्रगतिवाद की रचना है ना, विशेषता है। तो अब इसमें लगाओ, देखो अलंकारिकता सबसे पहले तो रीतिकाल, तो अलंकारिकता आ गया, फिर उसके बाद इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी काल की विशेषता, फिर हम क्या करेंगे भाई, शोषण का विरोध। तो सी विकल्प पे चलिए आप, सी जो विकल्प है आपका, अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध और क्षणवाद, ये जो सी विकल्प है आपका तीसरे नंबर का सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने, ये देखिए, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही क्रम क्या है। आलोचना पत्रिका के समय अनुसार संपादक बदलते रहते हैं सभी पत्रिकाओं के। तो आलोचना पद्धति के भी आपको, आलोचना जो पत्रिका है उसके बताना है कि भाई पहले संपादक कौन था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरह से कालक्रम लगाना है भाई। तो इसमें देखिए आप, जैसे धर्मवीर भारती है, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। तो आप देखिए इसमें आप सबसे पहले लगाओ भाई नंद दुलारे वाजपेयी को। और नंद दुलारे वाजपेयी की एक और खास बात है भाई, क्या ये सुष्ठुवादी आलोचक है, सुष्ठु आलोचक बोलते हैं इनको, सौंदर्य को महत्व, काव्य सौंदर्य को महत्व देते हैं। तो देखो इसमें बी विकल्प पे चलिए आप, नंद दुलारे वाजपेयी, फिर है भाई शिवदान सिंह चौहान, और फिर है धर्मवीर भारती, और फिर नामवर सिंह। तो जो आपका बी विकल्प है 34 नंबर के प्रश्न में, ये बिल्कुल सही है भाई, बी विकल्प। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने, इसमें कौन सा अनुक्रम संगत है। 3 असंगत दिए गए हैं, 1 संगत है। तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद, सकंद गुप्त, धातुसेन और प्रासादांत। तो देखो पहले पढ़ते हैं चारों। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि और दुखांत। जयशंकर प्रसाद, राज्यश्री, कोमा, दुखांत। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, चाणक्य, सुखांत। तो देखो इसमें जो पहला विकल्प आप देखिए, जैसे जयशंकर प्रसाद का नाटक है सकंद गुप्त, बिल्कुल सही बात है ये। अभी हमने देखा था भी धातुसेन पात्र, धातुसेन पात्र भी सकंद गुप्त का है, बिल्कुल सही है। और प्रासादांत, इनके नाटकों की विशेषता है भी ये प्रासादांत है। देखो हमने आपको बताया था कि कुछ नाटक तो होते हैं भाई, देखो पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र, पाश्चात्य जो विचारधारा है या पाश्चात्य साहित्य में तो मिलते हैं दुखांत नाटक, और जो संस्कृत में मिलते हैं क्या, सुखांत।
लेकिन हिंदी में कैसे मिलते हैं? प्रासादांत। तो ये इनकी विशेषता है भी, प्रासादांत। हिंदी में दुखांत सुखांत भी मिलते हैं, लेकिन ये देखो इनकी विशेषता है जयशंकर प्रसाद की कि इन्होंने प्रासादांत। प्रासादांत एक स्थिति होती है दुख और सुख के बीच की, यानी कि जो नायक है उसको फल की प्राप्ति तो हो गई लेकिन उसका भोक्ता नहीं बन पाया। वो बीच की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं प्रासादांत। जो ए विकल्प है इसका ये बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन और प्रासादांत। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 36 नंबर का प्रश्न है भाई, कौन सा युगम संगत है? संगत बताना है आपको इसमें। तो देखिए साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी आप सब विदित है, सूरदास जी की रचना है। लोकायतन अभी पढ़ा था भाई 1964 ईस्वी में, किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। एक कंठ विस्पई किसका है भाई? दुष्यंत कुमार का है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की। तो इसमें देखिए ये तीनों तो गलत है भाई। साहित्य लहरी पद्माकर की बता दी गलत है, लोकायतन निराला का गलत है, एक कंठ विस्पई नागार्जुन का गलत है, वैराग्य संदीपनी जो है ये तुलसीदास जी की रचना है, बिल्कुल सही है। तो जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने 37 नंबर का प्रश्न है कि इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखो ये प्रश्न कई बार आ गया है, तो आप एक बार रोक के क्लास को और अपने आप सोल्व करके देखो कि कर पाते हो या नहीं। इस तरह से आएंगे आपको, आप खुद अपने हाथ से नहीं करके देखोगे तो नहीं आएगा आपको। ये नहीं है कि आप सुन रहे हो बस, नहीं, प्रश्न आता है, प्रश्न पढ़ा, उसको रोक के और फिर आप सोचो कैसा है, आपको आता है नहीं है। गलत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ आप, फिर आपके हल होने शुरू हो जाएंगे प्रश्न। और इसीलिए हम लाइव क्लास लेकर आना चाहते हैं कि आप उत्तर बता सको और हमें भी पता चल सके कि कितने बच्चे सही बता रहे हैं और कितने गलत। उसका एक फायदा ये होता है कि आप साथ साथ टेस्ट लगा सकते हो, अपने आप को जांच सकते हो। यहां तो आपको तुरंत उत्तर पता चल जाता है। तो अब देखो भाई इसमें जो प्रश्न है ये, इसमें उत्पत्तिवाद है, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद और भुक्तिवाद। अब देखो ये रस सूत्र के व्याख्याते आचार्यों द्वारा दिए गए सिद्धांत है, ये कई बार चर्चा हो चुकी है इनके ऊपर। तो देखो उत्पत्तिवाद किसका है भाई? उत्पत्तिवाद है भाई भट्ट लोलट का, यानी कि 3 ए का जो 3 है, तो सी में एक में ये सी विकल्प देखिए आप। अनुमितिवाद शंकुक का है भाई, और अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का है, और भुक्तिवाद है भाई भट्टनायक का। तो इसमें जो सी विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही होगा। अब देखो एक बार पूछ, ये साधारणीकरण की अवधारणा किसने दी? तो ये भट्टनायक ने दी। ये बात भी आपको याद रखनी है कि साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? भट्टनायक ने। और भट्टनायक का जो सिद्धांत दिया इन्होंने वो दिया वही भुक्तिवाद, ये भी याद रखना है। आगे देखेंगे भी इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रश्न नंबर 38 का है, और ये देखो ये ग्रंथ दिए हैं आपके सामने, खुमान रासो है, परमाल रासो, बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। तो इसमें देखिए आप खुमान रासो देखो दलपत विजय का है भाई 3, परमाल रासो जगनिक की रचना है तो 5, ए का 3, बी का 5 पहले विकल्प में देखिए आप। फिर विसलदेव रासो है भाई नरपति नाले, ये आ चुका है पहले, और पृथ्वीराज रासो है भाई चंद्रबरदाई का। तो जो ए विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा इसमें, ये तो कई बार आ चुके हैं, ये तो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है भाई देखो 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने, इसमें है भाई देखो ये नाटक दिए गए हैं और उनको उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित करना है। राज्यश्री है, जैसे देखो यम गाथा है, राम की लड़ाई और साच कहूं तो। ये कई प्रश्न है भाई देखो, ये कई जो जितने भी ये नाटक है ना, ये सभी अकेले भी अलग से भी प्रश्न बनाए जाते हैं इनके, कि राज्यश्री नाटक किसका है, या फिर ये राम की लड़ाई कई बार पूछा गया है, ये स्वदेश दीपक का है, ये कोर्ट मार्शल भी पूछा जाता है, और ये राम की लड़ाई। तो देखिए इसमें जो प्रश्न आपका उत्तर जो होगा वो होगा भाई देखो राज्यश्री जयशंकर प्रसाद का है, आप सबको पता है। यम गाथा जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है भाई। और ये प्रश्न मैं दोबारा रिपीट करूंगी आपके सामने कि प्रश्न पूछा जाता है
कि सबसे ज्यादा नाटक किसने लिखे हैं, तो उसमें उत्तर में आता है भी लक्ष्मी नारायण लाल। ये एक बार नेट परीक्षा में पूछा गया है, ये प्रश्न फिर से आ सकता है। और अगला देखिए फिर राम की लड़ाई स्वदेश दीपक का है, और साच कहूं तो दूधनाथ सिंह का नाटक है भाई। अगला जो प्रश्न देखेंगे भाई हम इसका मतलब देखो, इसमें फिर लगाओ आप राज्यश्री है जयशंकर प्रसाद का, 1 का 3 है। फिर है यम गाथा है भी लक्ष्मी नारायण लाल का, 2 का है 2। और फिर राम की लड़ाई है स्वदेश दीपक, तो इसमें सी विकल्प सही होगा भाई आपके सामने, जो सी विकल्प है। ये मिलान करने आपको आने चाहिए अच्छे से, और ये प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, क्योंकि अभ्यास ही आदमी को परिपूर्ण बनाता है। सुमिलित कीजिए, देखो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी कि पंक्तियां दी हैं और उनके रचयिता दिए हैं, आगे आपको बताने हैं ये किसकी पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ने धरो, बहुत बार पूछी गई पंक्ति है भाई। अब लो नसानी अब न नशे हो, ये भी कई बार पूछी है। और अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, कबीरदास जी ने कितनी अच्छी पंक्ति कही है ये। तो जो 40 नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, इसमें देखिए भाई, ये मीराबाई की पंक्ति आप सब जानते हो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई जी की है। और प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, सूरदास जी ने कहा है कि हे प्रभु मेरे अवगुणों को आप मत देखिए, क्योंकि अवगुण तो मनुष्य में भरे पड़े हैं, तो मेरे अवगुण प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, सूरदास जी की पंक्ति है। और अब लो नसानी अब न नशे हो, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। और देखो इस पंक्ति को एक बार पूछा गया कि ये तुलसीदास जी की कौन सी रचना से उद्धृत है, तो अब लो नसानी अब न नशे हो, ये विनय पत्रिका से ली गई पंक्ति है। ये भी प्रश्न अपने आप में बनता है। और जो अगली जो पंक्ति है भाई, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, ये कबीरदास जी की पंक्ति है भाई। अब इसमें देखिए आप लगाओगे तो जो ए विकल्प है यही होगा भाई इसका उत्तर। अगला देखिए भाई, जैसे स्वर ध्वनिया, देखो ये स्वर ध्वनिया है, तालव्य ध्वनिया, अल्प प्राण ध्वनिया और घोष ध्वनिया, ये आपको मिलान करनी है भाई। ये व्याकरण का प्रश्न है भाई, ये व्याकरण का प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न बहुत गंभीर प्रकृति के अच्छे प्रश्न है, अच्छी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और वैसे भी आप लोग तो बड़ी परीक्षाएं हैं भाई, छोटे लेवल की परीक्षा तो आप दोगे ही नहीं, क्योंकि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो, तो आप टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, यही आपका उद्देश्य है। और उसमें तो इस तरह इसी प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देखो इसमें क्या है भाई, स्वर ध्वनिया, स्वर कौन कौन से हैं भाई, हिंदी में आप सबको पता है, हिंदी में 11 स्वर हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार। तो देखिए 11 स्वर हैं, अब स्वर ढूंढो इसमें कहाँ है। देखो ये अंग ए आई और ओ, वैसे तो देखो अंग ए को हम स्वर नहीं मानते, अयोग व मानते हैं। देखो ये मैं 2 बात लिखना चाहूंगी आपके सामने, एक बार सर आप स्क्रीन से इनको हटाइए। देखो मैं आपको स्वर कुछ बताना चाहूंगी भाई यहाँ पर स्वरों के बारे में। अब देखो स्वर कितने हैं भाई हिंदी में, तो देखो हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 11 स्वर हैं, लेकिन लिख तो 13 है। अब देखो भाई ये लिखा हमने, तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर इतने हैं भाई हिंदी में, 11 स्वर हैं आपके सामने हैं। अब देखो 2 ये और हैं जोड़े जाते हैं स्वरों में, अंग और ए बोलते हैं इनको, लेकिन हिंदी में इन स्वर नहीं गिने जाते, इनको स्वर नहीं मानते। इनको क्या मानते हैं, इनका एक अलग से नाम दिया गया है, और ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे देखो आपको विबोध एकेडमी के YouTube चैनल पे हिंदी व्याकरण की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जो पहली क्लास आपको मिलेगी हिंदी व्याकरण की, उसमें ये सब करवाया गया है, और बहुत डिटेल से करवाया गया है। अगर आपको पूरी सीखनी है तो वहां जाइए आप। तो देखिए अंग ए इसको बोलते हैं भाई अयोग वा। अब देखो इन्होंने दे दिया, अब तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तो देखो इसमें है ही नहीं विकल्प में। अब प्रश्न लगाइए सर।
ये बताने का मकसद ये था भाई कि अंग अ यदि आपसे पूछ लिया जाता है अलग से तो वो है अयोग वा। अब देखो इसमें और तो अब विकल्प में हमारे सामने है ही नहीं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये स्वर ध्वनियां हैं, लिखी तो स्वरों के साथ ही जाती हैं, तो ये स्वर ध्वनियां यहां मान ली हमने। और इसमें जो ए का हमने 4 माना भाई, अंग ए ऐ और ओ। फिर देखो तालव्य ध्वनियां। अब देखो तालव्य ध्वनियां कौन सी होती है भाई, मैंने आपको एक ट्रिक से बताई थी भाई। देखो इस तरह से आप लिख लो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो है वर्ग है भाई हिंदी में 5। कै से मैं तक इनमें व्यंजनों को स्थापित किया जाता है, और कै से मैं तक के जो 25 व्यंजन होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और इसमें देखो हम एक उच्चारण स्थान की दृष्टि से बिल्कुल आसान है भाई ये। अगर आपको ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप वहां जाइए, आप यूट्यूब चैनल पे विबोध एकेडमी के, वहां अब यहां थोड़ा सा बताऊंगी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको कि देखो सबसे पहले हमारे ये 5 वर्ग हैं और 5 ही हमारे मुख विवर में स्थान है जहां से हम उच्चारण करते हैं। सबसे पहले कंठ है, फिर तालव्य है, तालव होता है जो ऊपर की तरफ जो थोड़ा सा खाली भाग होता है जहां जीव आ जाती है ऊपर तक। फिर उसके आगे जो होते हैं ना, जो दांतों के पीछे जिसको आप मसूड़े बोलते हो, उसको बोलते हैं मूर्धा। तो देखो कंठ, तालव, फिर मूर्धा, मूर्धन्य बोलते हैं, फिर दंते, फिर दांत आ जाते हैं, और फिर होठ, होठ यानी कि ओष्ठ है। ये 5 ही हो गई स्थान भी। तो इनके सामने आप इस तरह से लिखते जाइए भाई, ये कंठे हो गया, ये तालव्य हो गया तालु, ये हो गया भाई मूर्धा, और फिर ये क्या हो गया, मूर्धा के बाद क्या है दंत, दंत हो गया ये, और पै वर्ग ये ओष्ठ हो गया। ये उच्चारण स्थान बिल्कुल आसान है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो तालव्य ध्वनि पूछी, इसमें तालव्य ध्वनियां कौन सी है, तो देखो च वर्ग है तालव्य में, च छ ज झ, यही ना, क्योंकि पंचम वर्ण को तो हम नासिक्य में रख लेते हैं। तो देखिए इसमें तालव्य ध्वनियां ढूंढो भाई, च छ ज झ जो 5वां नंबर पे। अब अल्प प्राण ध्वनियां पूछी गई। अब देखो अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन को 2 भागों में बांटकर हम देखते हैं प्राणवायु के अकॉर्डिंग है। जो प्राणवायु निकलती है ना उस हिसाब से 2 भागों में बांट दिया। एक में कम प्राणवायु निकलती है तो उसको अल्प प्राण, ज्यादा निकलती है तो महाप्राण। और उसके लिए देखो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो अल्प प्राण यदि आप हैं तो अल्प प्राण तो कौन से होंगे भाई, अल्प प्राण ये ज्यादातर में यही लागू होती है। तो देखो अल्प प्राण, अब क है तो इसको आप इस तरह से लिख के देख लो भाई, के इंग्लिश के अक्षरों की, इंग्लिश भाषा की सहायता लेकर हम कुछ ट्रिक बना रखे हैं ये याद करने की, मात्र याद करने की आपके लिए। और देखो यदि हम ख लिखे तो ख को तो हम देखो के से काम नहीं चलेगा, के से तो क बनेगा, के एच लिखना पड़ेगा ना साथ में, तो ख ये 2 हो गया। तो इस तरह से देखो यदि एक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से काम चले तो वहां क्या होगा, अल्प प्राण होगा भाई, और यदि 2 लिखने पड़े तो महाप्राण होगा। इस तरह से आप लिख के देख लीजिए किसी को भी। अब देखो इसमें है, देखो इसमें कुछ वर्ण लिखे हुए हैं आपके ऑप्शन में है, जैसे क है, देखो इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, अब दिक्कत नहीं आएगी। ये समझाने का सबसे आसान तरीका है भाई, हमारी अपनी बनाई हुई ट्रिक है ये, क्योंकि हम बच्चों को अध्ययन करवाते हैं इसी तरीके से, और तभी बच्चे आगे निकलेंगे। ये छोटी छोटी गलतियां अगर नहीं होंगी तो। अब देखो इसमें क्या है, क है, त है, और क्या है भाई, प और ट। ये देखा, अब हम देखते हैं क्या ये अल्प प्राण हो सकते हैं। देखो क के लिए के लगा सकते हैं। अब त है, त के लिए आप क्या लगाते हो भाई, त के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, टी करते हो, और पै के लिए पी करते हो, और फिर ट के लिए भी टी करते हो। यानी कि एक ही शब्द से काम चलता है ना, ज्यादा से काम, ज्यादा 2 शब्द किसी में नहीं है, तो इसका मतलब ये अल्प प्राण है। ये ट्रिक हमारी कामयाब हो गई। तो इसमें देखो अल्प प्राण ध्वनियां पूछी गई तो ये वाली आ गई भाई, जो आपके सामने विकल्प में है 3रे नंबर पे, क त प और ट। अब फिर घोष ध्वनियां पूछी गई भी। अब घोष देखो, स घोष और अ घोष, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आप बच्चों को। अब देखो मैं इसकी भी आपको एक ट्रिक बताती हूं।
वैसे आप पूरा आप जाके देखना भाई, विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे व्याकरण की पूरी प्ले लिस्ट मिलेगी आपको अलग से, वहां पे सारी व्याकरण करवाई गई है इसी तरह से। आप देखो इसमें हमने देखा भाई घोष, और देखो जो स्वर होते हैं ना, ये सभी क्या है, घोष या सघोष। घोष को ही क्या बोल देते हैं, घोष या सघोष, एक ही नाम है। किसी को कई बार सघोष बोल देते हैं, कई बार घोष बोल देते हैं। तो जो स्वर है ये सभी सघोष है। और व्यंजन में दिक्कत आती है, तो व्यंजन पूरी वर्णमाला आप इस तरह से लिख लो। अब पूरी वर्णमाला लिखने के बाद आप देखो, पूरी च छ ज झ य, पूरी वर्णमाला लिखने के बाद आप क्या करो, इसी तरह से ट वर्ग का भी, त वर्ग का, प वर्ग का। और देखो यहां से बीच से यहां से लाइन लगाओ, ये समझाने की दृष्टि से है। इस तरफ जो होंगे वो होंगे भाई अघोष, और इस तरफ जो बच गए वो होंगे घोष। यानी कि जो पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होगा, अघोष होगा। बाकी जो बच गए वो सघोष होंगे। इसमें पूछा क्या गया है, घोष ध्वनियां, यानी कि घोष यानी कि सघोष। तो सघोष आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी होंगी। फिर देखो जो इसमें ख थ फ भ, ख तो नहीं हो सकता भाई, अघोष है, या तो इस विकल्प में कुछ दिक्कत है। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे भाई, एक बार मिलान करके देखते हैं। सवर्ण ध्वनियों में तो लिख लो आप अंग ए ऐ और ओ, और फिर तालव्य ध्वनिया में च छ ज झ, अल्प प्राण में क त प ट। और फिर देखो ये तीन मिलान करने के बाद चौथा मिलान नहीं होगा, क्योंकि ये विकल्प गलत दिए गए हैं। क्योंकि देखो इसमें ख थ फ और मैं भ देखेंगे तो ये गलत है भाई, क्योंकि ख क और ख तो क्या है, अघोष है, घोष नहीं है। तो इसमें हम मिलान सवर ध्वनियां हैं ए का 4। डी विकल्प आपका सही है, लेकिन डी विकल्प में जो घोष ध्वनियां हैं वो 2 मानी गई है, तो ये गलत है। लेकिन हमारे 3 मिल गए ना, तो उस हिसाब से इसका उत्तर डी होगा भाई। अगला जो प्रश्न हम देखते हैं भाई, उम्मीद आपको ये आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो आप पूरी क्लास है उसमें और अच्छे से समझाए हैं, वहां देख लेना जाके। ये आने बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदी के, यदि आप विद्यार्थी हो तो। और ये हर परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपके लिए 2 से 3 नंबर यहां से बनेंगे। अगला जो प्रश्न देखिए आपके सामने है कि ये दिए गए सुमलित कीजिए, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। सूचियां दी है 2। अब देखो 1 नंबर पे है क्रोचे, तो क्रोचे का सिद्धांत कौन सा है, अभिव्यंजनावाद, बिल्कुल ए का ए ही होगा। आई ए रिचर्ड, रिचर्ड का देखिए कोलरिज का कल्पना, और इलियट का क्या है भाई, निर्व्यक्तिकता का, और रिचर्ड का है संप्रेषण सिद्धांत, क्योंकि उदात्त तत्व तो किसका है, लोनजाइनस का। तो आप देखिए इसमें क्रोचे ए का 1 देखिए, 2 जो बी विकल्प है आपके सामने, ये देखिए क्रोचे का है भी अभिव्यंजनावाद, रिचर्ड का है संप्रेषण सिद्धांत, कोलरिज का है कल्पना सिद्धांत, और इलियट का है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। जो बी विकल्प है ये बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने, इसमें देखो कुछ पंक्तियां दी हैं और फिर पूछा गया है कि उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें देखो ये पंक्तियां आपके सामने है और रचनाकार भी, मिलान करना है। संत हृदय नवनीत समाना, काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, अमिये हलाहल मध्य भरे, श्याम सवेत रसलीन। ये कई बार पूछा जाता है, रसलीन नाम ही आ गया उसमें तो। और मेरी भव बाधा हरो, हे नागरी राधा सोए। ये देखिए ये पंक्तियां जो है 43 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आप ए विकल्प पे चलिए। देखिए संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास जी की है, संत हृदय नवनीत समाना। काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, ये देखिए कबीर जी की है, ये रहस्यवाद दिखाई दे रहा है आपको इसमें। और अमिये हलाहल मध्य भरे, श्याम सवेत रसलीन, ये पूरी पंक्ति आगे होती है। ये किसकी है भाई, ये रसलीन की पंक्ति है, ये बहुत बार पूछी जाती है। और मेरी भव बाधा हरो, नागरी राधा सोए, ये बिहारी की पंक्ति है। तो इसमें जो ए विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा। 3 4 1 2।
अब आगे है भाई देखो बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ, देखो ये बोलियों भाषा और बोली लिपि भाषा, इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये ज्यादा भी नहीं है, कम से कम 5 या 7 नेट वालों की करवाई गई थी तो ये 5 या 7 क्लास में ही आपका हो जाता है पूरा। देखो अब इसमें क्या है, ब्रिज भाषा देखो कहाँ बोली जाती है, ब्रिज भाषा भोजपुरी मैथिली और अवधी, ये इनके क्षेत्र बताने हैं भाई आपको। तो देखो अलीगढ़ की तरफ बोली जाती है ब्रिज भाषा, तो ब्रिज भाषा तो अलीगढ़ आएगा भाई। भोजपुरी को आप महत्वपूर्ण मान के चलिए, भोजपुरी और मैथिली दोनों कई बार पूछी गई है, तो छपरा में बोली जाती है भोजपुरी और मैथिली में दरभंगा में मैथिली बोली जाती है और अवधी कहाँ बोली जाती है, सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो इसमें देखिए आप ब्रिज भाषा अलीगढ़ में A का 4, बी विकल्प देखिए आप, फिर बी का 1 है भाई भोजपुरी का छपरा, मैथिली का क्या है भाई दरभंगा और अवधी का है सुल्तानपुर। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो ये आचार्य दिए हैं और इनकी कृतियां हैं, जैसे देखिए नखशिख वर्णन है भाई, ये किसकी रचना है, नखशिख वर्णन, आप सबको पता है भाई केशव दास की रचना है ये नखशिख वर्णन। और काव्य निर्णय देखिए चिंतामणि, मतीराम, केशव और भिखारी दास। और फिर जो रचनाएं दी गई हैं वो है भाई देखिए नखशिख वर्णन, नखशिख वर्णन है, काव्य निर्णय है, कवि कुल कल्पद्रुम है, काव्य कल्पद्रुम और ललित ललाम। तो देखिए चिंतामणि की रचना कौन सी है भाई, इसमें कवि कुल कल्पद्रुम जो रचना है ये चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इनकी रचना है ये कवि कुल कल्पद्रुम। फिर जो है काव्य निर्णय अगला है मतीराम की रचना है ललित ललाम। तो देखिए ए का है 3, डी विकल्प देखिए आप मतीराम की ललित ललाम है, फिर केशव की है भाई नखशिख वर्णन और फिर है भाई भिखारी दास की है काव्य निर्णय। अब देखो इसमें नखशिख वर्णन है और एक रचना पूछी जाती है सिख नख, ये रचना तो जो आपके सामने है केशव दास की, ये तो है नखशिख, यानी कि नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन किया गया है, ये नखशिख तो। और एक है सिख नख, ये है भाई जो इनके ही बड़े भाई थे, केशव दास जी के बड़े भाई थे बलभद्र मिश्र, केशव दास जी के बड़े भाई थे बलभद्र मिश्र, उन्होंने लिखी थी। कई बार ये रचना पूछ ली जाती है और वैसे ये है रीतिकाल की रचना, रीति विषयक, लेकिन ये भक्ति काल की समय सीमा में लिखी गई थी। ये आगे हमने देखो रीतिकाल की तो बहुत सी क्लासेज मिलेंगी हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके देखना ये सब कुछ करवाया हुआ है। 7 से 8वीं क्लास आपको लगातार मिलेंगी बड़ी बड़ी, रीतिकाल तो थोड़ा सा ही बचा है, संपूर्ण करवा रखा है यूट्यूब पे। ये हमारे हो गए भी प्रश्न आज के, इतने ही थे। आगे हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।